देखो टॉप 20 टॉप 20 मैथ्स PYQ, जिसमें आज का कितना क्लास है? सेट 3 होने वाला है आज, ठीक है। देखो सेट 3 में आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है 3 कमीजों और 2 पतलूनों की कीमत कितना है? 950 रुपया है, जबकि 2 कमीज और 3 पतलून का कीमत कितना है? 1050 रुपया है, ठीक है। तो पूछा गया है 4 पतलून और 5 कमीजों का कीमत क्या होगा? बनेगा? चलो ट्राई करो जल्दी। देखो 3 शर्ट प्लस 2 पैंट का प्राइस कितना है? 950 रुपया, और 2 शर्ट और 3 पैंट का प्राइस है 1050 रुपया, ये ना है। हमको क्या निकालना है? 4 पैंट और 5 शर्ट का, ठीक है। देखो अगर हम इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पतलू ये पैंट सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इक्वल, ताकि कट जाए। और अगर माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा इन लोग का। तो ये 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, ये पूरा कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ना। यहाँ पे कितना बचा? 3 तिया 9, 9s, मतलब 9 शर्ट यहाँ पे, और 2 दूनी 4 शर्ट, माइनस होगा कितना बचेगा? 5 शर्ट मात्र बचेगा, बचेगा ना। और इधर जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 पचे 5 तिया 15 और 5 9 तिया 27, 27 और 1 28, इतना हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 2100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस जब करेंगे तो 5s का वैल्यू कितना निकल गया? 750 रुपया। एक तो मिल गया 5 शर्ट का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है? 4 पैंट का वैल्यू और ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो 5 शर्ट का वैल्यू कितना है? 750, तो एक ठो शर्ट का कितना होगा? 150 रुपया, होगा नहीं होगा? तो इस एक शर्ट का वैल्यू 150, तो 3 शर्ट का वैल्यू कितना? 3 शर्ट का वैल्यू कितना? 450 होगा। तो जरा सोचो, हमको निकालना है 2p। अगर 2p यहां से निकालें तो 2p कितना हो? ये इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना? 950। ये 3 को मत करना, ये 3 तो बाद में ना किए हैं। 950 में 450 माइनस करेंगे तो 500 बचेगा। तो दो दो सब पैंट का दाम 500 रुपया है, तो 4 का निकालना है हमको, तो 1000 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? टोटल, या फिर बोले डायरेक्ट क्या, 4 पैंट प्लस 5 शर्ट, यही ना निकालना है हमको। तो कितना हो जाएगा? 1750 रुपया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। चलोगे आगे बढ़े? ये बोल सकते हैं नंबर सिस्टम पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े? हाँ, तो वह नंबर सिस्टम के अंदर ही इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अगला क्वेश्चन बोला है एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ टर्म दिया हुआ है। कितना कितना है? तो 15, 25 और 75। 15, 25 और 75 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा है व्हाट इज द थर्ड टर्म, तीसरा टर्म क्या होगा, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगा ये पूछा गया है यहाँ पे। तो क्या करेंगे? हमको पता है कि 15, दूसरा रेशियो कितना दिया हुआ है? 25, तीसरा निकालना है, ऐसे नहीं लिखते हैं, और ये 75। तो एग्जाम में ये डायरेक्ट मत लिखना इतना। डायरेक्ट हमको पता है कि इसमें लिखेंगे 15/25 बराबर x बटा 75। 25 तिया 75 कट जाएगा, तो x का वैल्यू 45 हो जाएगा। 15 तिया 45, ठीक है। कल PDF मिल गया था तुम लोग को? ट्राई किया था घर में? अरे तो फोटो खींचता है फिर नोट नहीं करता है घर में जाके? मोबाइल में रह जाता है। अरे तो हम समझाते, तुम फोटो खींचता है तो क्या क्या करता है उसमें? देखो, एक दुकानदार वस्तुओं पर 40% की छूट प्रदान करता है
पहले 100 ग्राहकों के लिए कम की हुई कीमत पर 10% की एक और छूट प्रदान करता है। मतलब पहले तो 40% डिस्काउंट दिया, लेकिन स्टार्टिंग का जो 100 ग्राहक था, ठीक है, तो 100 ग्राहक में जितना 40% कम करने के बाद कोई वैल्यू बना होगा ना, तो उस वैल्यू पर 10% और डिस्काउंट देता है कि पहला 100, उसके बाद 100 के बाद आएगा तो उसको नहीं देगा। ठीक है, तो बोला है कि पहला जो 100 के अंदर में से आने वाला जो ग्राहक है उसको 1000 रुपये में कितना का मतलब डिस्काउंट देके कितना रुपये उसको देना पड़ेगा डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, तो देखो यहां पे इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है फॉर्मूला? सक्सेसिव जिस तरह पढ़ा है ना सेम उसी तरह होता है, ए प्लस बी, बस यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है। यहाँ पे क्या होगा सिर्फ माइनस। ये होता है क्या इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मतलब ओवरऑल डिस्काउंट दोनों मिलाकर कितना दिया है। तो पहले दिया था 40% डिस्काउंट, फिर दिया 10%, तो टोटल कितना हो गया? कितना परसेंट होगा? 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से, तो कितना हो गया 40 और 10 50, 50 में 4 माइनस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 46। इतना परसेंट क्या दे रहा है तुमको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो बोला गया है कि 1000 रुपया का वस्तु है, ठीक है, 1000 रुपया का वस्तु है तो कितना रुपये देना पड़ेगा उसको? तो 1000 रुपया का वस्तु है, 46% डिस्काउंट यानी कि 54% देगा उसको, 540 रुपया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना ऊपर रहा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 8 लीटर की क्षमता वाले 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और जल का विलयन से भरा हुआ है, मतलब एसिड और वाटर है। ठीक है, बोला है ए में क्या एसिड है और वाटर का अनुपात कितना है 3:1 में है। बी जो बर्तन है उसमें कितना रेशियो में है 5:3 में है। बोला गया है बी से 2 लीटर निकालता है और ए में डाल देता है। ठीक है, बी से 2 लीटर निकाल लिया और ए में मिला दिया। जब मिलाने के बाद फिर से क्या किया, जो ए में तो अब मिक्सचर बन गया ना दोनों का, तो फिर से ए से 2 लीटर निकाल के वापस फिर बी में मिला देता है। ठीक है, तो उसके बाद पूछा अंतिम में बी में विलयन मतलब अम्ल और जल का अनुपात पूछा गया है। जैसे समझो कि मान लो ये एक यहां पे एक ए है बर्तन है, यहां पे एक बर्तन ए है और यहां पे एक बर्तन बी है। ठीक है, इसमें जो अनुपात है विलयन का वो 3:1 में है कि नहीं, और इसमें 5:3 में है। ये टोटल 8 लीटर था, ये भी 8 लीटर था क्योंकि समान बोला है ना 8 लीटर क्षमता वाला। अब जरा सोचो, इससे 2 लीटर निकाल के इसमें डाल दे, सॉरी ये बी वाला से निकाल के इसमें डाल दिया, यहां से अगर 2 लीटर निकाल देगा तो अब यहां पे कितना लीटर बचा हुआ है 6 लीटर, और यहां कितना हो गया 10 लीटर। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब जरा सोचो मिलाने के लिए क्या करेंगे, ये वाला इतना के रेशियो में है और इसको इतना के रेशियो में क्या करना है मिलाना है। ठीक है, यहां पे टोटल कितना हो गया 4 यूनिट, यहां टोटल 8 यूनिट है कि नहीं है ना। अब जरा सोचो इसको पहले हम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जरा सोचो ये जो 3:1 वाला जो मिक्सचर है उसमें कितना था 8 लीटर था, और कितना लीटर ये मिलाए थे 2 लीटर ना, यानी कि अगर इसका रेशियो निकालें हम यहां पे, इसका और इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो 4:1 में मिलाए हैं ना, इसका 4 यूनिट और इसका 1 यूनिट मिलाए हैं तब ना मिक्स हुआ है, क्योंकि ये 8 लीटर है ये 2 लीटर है, यानी कि 4:1 में मिलाए हैं, तो इसको 4:1 बनाना पड़ेगा। तो पहले बराबर बनाएंगे तब ना बनाएंगे 4:1 में। अब हमको 4:1 बनाना है, यानी कि 4 से गुना कर दो, यहाँ पे 1 से गुना कर दो, 4:1 बन गया कि नहीं बन गया। अब क्या करो, यहाँ पे टोटल कितना से मल्टीप्लाई हुआ 4 दूनी 8 से, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24 और 5 29, और 8 है क्या 8 3 11। अब ये जो रेशियो, अब जो ये पूरा मिक्सचर बना ये टोटल 10 लीटर का बना कि नहीं बना है, क्योंकि 8 लीटर ये वाला था 2 लीटर ये वाला था, तो टोटल हो गया 10 लीटर।
अब यहां से फिर से क्या किया, 2 लीटर निकाल लिया, यहां से 2 लीटर निकाल लिया तो ये 8 लीटर हो गया, और यहां पे फिर क्या किया, 2 लीटर प्लस कर दिया, तो ये फिर से कितना बन जाएगा, 8 लीटर का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो फिर से अब मिक्स करो इसको यहां पे साइड में। इसमें क्या था, 3:1 था, इसमें 5:3 था, और ये कितना है, 29:11, क्योंकि अब इस मिश्रण से ना 2 लीटर निकाल रहे हैं। तो अब यहां से 2 लीटर निकाला, पहले इसका यूनिट देख लो कितना कितना है इसमें। यहां पे है 8 और यहां पर है कितना, 40। तो पहले बराबर करेंगे 5 से गुना करके, 40 बन गया वो भी। हमको किस रेशियो में मिलाना है, तो यहां पर था 6 लीटर, यहां पर जो था वैल्यू, ये 6 लीटर ना बचल था यहां पे, यहाँ तो पहले 6 लीटर, क्या 2 लीटर निकाल लिए थे ना, तो बचा था कितना, 6 लीटर। अब 6 लीटर में फिर से 2 लीटर ये ना मिला रहे हैं, तो ये 6 लीटर और ये 2 लीटर कितना के रेशियो में मिल रहा है, 3:1 में नहीं मिल रहा है। इसका काटेंगे तो होगा 3:1, क्योंकि 2 लीटर ये वाला मिलाएं और 6 लीटर ये वाला था, मतलब इसका 3 भाग और इसका 1 भाग मिला रहे हैं, है कि नहीं। तो इसको 3:1 में मिलाना है, 3:1 कर दिए। फिर से मल्टीप्लाई करो, 3×5 = 15, यानी कि यहाँ 15 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई, 15×5 = 75 और यहाँ से मान लो 25, तो 100, 4 बचा हुआ 104 रेशियो। 15 तो 45, 45 1 46, 56, इतना हो जाएगा। कट रहा है 8 से, 8 7 56 और 13 8 104 होता है। तो रेशियो क्या बना, 13:7, यानी कि जो मिक्सचर के बाद जो बी में जो मिक्सचर बनेगा वो इतना का रेशियो का बन जाएगा, 13:7 वाला। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में लंबा लगेगा, लेकिन आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। ठीक है। देखो, हम जितना बोर्ड में लिखते हैं वो तो ध्यान से देखना ही है, हम जो बोलते हैं ना उसको भी ध्यान से सुनना, क्योंकि हम बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जो यहाँ पे लिखते नहीं है, लेकिन बोलते हैं तो समझ में आ जाता है तुम लोग को। ठीक है, तो जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनना। आगे बढ़े। अच्छा, एक काम करो, हमको बताने दो पूरा, लास्ट में तुम लोग फोटो क्लिक कर लेना, रिकॉर्ड होने दो पूरा, है ना, या फिर साथ साथ करते जाना है, करते जाना है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, 5 के पहले 5 धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। 5 के पहले 5 धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा, एवरेज, मतलब 5 का मल्टीपल, 5 का फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल कितना कितना होता है, फर्स्ट 5 मल्टीपल 5 होता है, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 25 होगा, 20 होगा और 25 होगा, 5 तो ही ना होगा मल्टीपल स्टार्टिंग का, और इसका एवरेज निकालना है, मतलब 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जो बीच वाला है वही वाला मेरा एवरेज होगा, डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि गैप सेम का है ना, गैप कितना का है, सबका 5-5 का है, तो जब गैप सेम रहेगा तो कुछ मत करना, जो बीच में रहेगा ना वही आंसर होगा, 15। करके देख लो, अगर यकीन नहीं है तो करके देखो, ऐड करेंगे 5 5 25 5 30, 20 10 30, और यहाँ पे 30 30 60 70 75 बटा 5, 15 5 75 आया। क्या हुआ, 19 विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर का एवरेज, 19 विषम संख्या, तो 19 विषम संख्या कहां से विषम, लगातार मतलब कहां से, कहां शुरू, कहां से होगा, प्रथम से ना, तो कैठ 19 संख्या होगा, एक से शुरू होगा, एक, तो यहाँ प्रथम 19, तो ऐसा मत करना कि 19 तक लिख के छोड़ देंगे, 19 तो जहां तक होगा उतना दूर तक लिखना पड़ेगा, 1 3, उसके बाद इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है, फिलहाल अभी देखो 1 3, उसके बाद 5 7, इस तरह डॉट 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 कहां तक जाएंगे, 19 तक नहीं जाएंगे, बहुत आगे जाएगा, तो इस तरह सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो जब पढ़ाएंगे एवरेज तब बताएंगे। ठीक है, अभी देखो आगे, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने अर्धवार्षिक रूप से
चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 8,000 रुपए की राशि उधार ली, 1 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, 10% रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000, ठीक है। तो बोला है 2 साल के बाद हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट पहले कभी पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट? कभी नहीं। तुम लोग पढ़ा है ना? बताओ कितना होगा? जो पढ़ा है जल्दी बताओ। आप पढ़े हैं? बताइए। देखो इधर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 8,000 दिया हुआ है। सबसे पहले कितना कितना दिया हुआ है? 1680 गलत है। और किसी का? ये भी गलत है। आप बोल दो अभी यही दोनों में से एक होगा। देखो हाँ ऑप्शन सारा सही है। देखो यहाँ पे अर्धवार्षिक में रेट क्या होता है? आधा हो जाता है, यानी 10% है तो उसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5%, ठीक है। और टाइम डबल हो जाता है। टाइम क्या होगा? डबल, यानी कि टाइम कितना बोला है? 1 वर्ष बोला गया है तो 2 साल हो जाएगा डबल। 1 साल का क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, यानी कि 2 साल, मतलब 2 अर्धवार्षिक साल हो जाए, है ना। 1 अर्धवार्षिक साल बोल सकते हैं। तो 2 टाइम डबल हो गया ना। अब क्या करो, हमको निकालना है CI। तो हमको पता है 100% का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 8,000। कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है हमको? बताओ जल्दी। 5% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 10.25% होता है। तो 100 का वैल्यू इतना, तो 10.25 का वैल्यू कितना? 100 से कटेगा 1 यूनिट का वैल्यू। 1% का वैल्यू 80, तो इतना परसेंट का निकाल दो। 80 गुने 10/125, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। 25 चौके 100 और 25 चौके 100, 25 पचे 25 एके 25, 41, और 4 से काटेंगे 20 बार में। क्या? कहाँ पे? 25, अच्छा 25 चौके 100, यहाँ 2 बच गया ना, ठीक तो है। तो यहां से कट कर 2 एके 2 और 2 चौके 8 और यहाँ पर 1 0 आ गया 820। यही तो याद रखना है। देखो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना 2R प्लस R²/100%, ठीक है। या फिर इसी को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2R के बाद क्या लगा देना? पॉइंट, और यहां पर लिखेंगे R²। इधर लिखना है 2 डिजिट में। क्या लिखना है? 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। याद रहेगा। 3 साल का जब बोलेगा तो याद रखना 3R, उसके बाद क्या होगा बताओ? R क्यों होगा? अच्छा गोल्डन रेशियो याद है तुम लोग को? गोल्डन रेशियो पढ़ाया गया है? नहीं। जैसे देखो गोल्डन रेशियो बनता कैसे है। पहला का जो रेशियो बनता है वो 2:1 बनता है। फिर क्या बनेगा? 3 बनेगा, 2 और 1, 3 बनेगा, फिर यहाँ पे 1 बनेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये 3R², उसके बाद इसको इस तरह से पार्ट बाय पार्ट बांट के याद रखो। देखो इसको नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। सबके लिए अलग होगा। अभी 2 डिजिट बता रहे, देखो 2 डिजिट पहले बताते हैं, 3 डिजिट जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी देखो इतना काम चला लो यहाँ से। 2 डिजिट का जब बोलेगा 2 साल के लिए, तो रेट कितना था? 5%। तो 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। निकाल लेंगे। कहाँ? ये भागा नहीं है, ये पार्ट में 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो यहाँ हाँ ये 2 डिजिट लिखा, मतलब यहाँ 2 डिजिट में लिखना है उसको। अगर मान लो
यहाँ पे जो वैल्यू होगा ना, यहाँ पे जो वैल्यू होगा इसको 2 डिजिट में लिखना है। ये वाला हम लिखे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर 25 आ रहा है तो 25 लिखें, 125 आता है तो क्या करते हैं 25 लिख के एक को इधर आगे बढ़ा देते हैं। समझा? तो अब देखो इसी से निकाले थे 10.5%, 25%। इसको हम डायरेक्ट जब पढ़ाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट तो एक टेबल बना देते हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे 5%, 4%, 5%, 10%, 12%, 8%। हमेशा पूछेगा। तुम एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, 5%, 8%, 4%, 10%, उसके बाद 12% और 20%, कभी कभी 25%। यही सब डाटा बार बार रिपीट करता है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू याद करवाते हैं हम टेबल बना करके। ठीक है, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तो कंप्लीट पढ़ लेना उसमें। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स वाई और जेड की सहायता से प्रत्येक एकांतर दिन में काम करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स करता है 10 दिन में, ये 20 दिन में और ये 30 दिन में, तो टोटल 60। ये टोटल वर्क हो गया ना, टोटल काम कितना 60। इफिशियंसी कितना कितना का होगा 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छक 60। इधर वाला इफिशियंसी है तुम्हारा, मतलब एक दिन में इतना काम करता है। अब जरा सोचो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बोला है एक्स जो है वाई और जेड की सहायता से क्या करता है, एकांतर दिन में क्या करता है, काम करता है। यानी कि पहला क्या किया, वो हो सकता है अकेले किया होगा और उसके आगे आके क्या किया होगा, इन लोग दोनों मिलकर काम किया होगा, इन लोग तीनों मिल करके। ठीक है, ये 2 दिन का काम हुआ। पहला दिन एकांतर बोला है ना, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन, तो एक दिन मान लो अकेले किया, दूसरा दिन आएगा तो दोनों वाई और जेड साथ में मिलकर काम करेगा इसके साथ। तो इस तरह यानी कि बोल सकते हैं कि 2 दिन में ये टोटल कितना काम हुआ, 2 दिन में हुआ ना, 2 डेज में हुआ। हम इसको क्या मान लेते हैं, एक राउंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक राउंड। एक राउंड में कितना काम हो रहा है, इतना लोग काम कर रहा है। ठीक है, तो जरा सोचो x का इफिशियंसी कितना 6, x का इफिशियंसी 6, यहां भी 6 और यहां पे कितना y कितना है 3 और z कितना है 2, तो टोटल कितना हो गया 6 6 12 12 और 15 17 हो गया ना, टोटल 12 और 5 17 हुआ ना। तो 60 काम है टोटल, 17 से भागा देंगे। ठीक है, तो 17 तिया कितना 51, कितना बच गया 9 बच गया। ये 3 क्या है, राउंड में ना काम हो रहा है, ये 3 राउंड में काम हुआ क्योंकि सबका ले रहे हैं। तो 3 राउंड में कितना दिन, 6 दिन हो गया, यहां पे 6 दिन हो गया। अब ये 9 काम जो बचा हुआ है ये एक राउंड पूरा हो गया, मतलब 3 राउंड में पूरा काम हुआ। 3 राउंड कब पूरा होगा, यहां तक पूरा होगा ना। जब दोबारा अगला राउंड शुरू करेगा तो पहला दिन में कौन आएगा, सिर्फ एक्स आएगा काम करने के लिए, नहीं आएगा। तो जब एक्स आएगा तो 6 काम करेगा कि नहीं करेगा, 6 काम कर लेगा, मतलब एक दिन काम लग जाएगा यहाँ पे और उसको। तो 6 काम जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा 3 काम। अब ये 3 काम करने के लिए कौन आएगा, ये सभी को आएगा तीनों। ये तीनों जब सबको आएगा तो कितना, ये तीनों मिलकर कितना काम करता है 6 3 9 2 11 काम करता है, लेकिन यहाँ 11 काम तो है ही नहीं है, तो 3/11 कर देंगे यहाँ पे। सबको जोड़ो 6 और 1 7 और ये प्लस है, प्लस को हटा क्या लिखते हैं, डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं। कौन सा ऑप्शन दिख गया, सी नंबर। अब इसी क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछा जाता है कि एक दिन पहले x जो है एक दिन y के साथ काम करेगा, फिर एक दिन z के साथ काम करेगा, तो x उसका अलग डायग्राम बनेगा, ये वाला y यहां आ जाएगा और यहां सिर्फ z रहेगा, तो उसका आंसर सिर्फ 7 आएगा, सिर्फ 7, मतलब 7 दिन में काम खत्म हो जाएगा अगर उस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो फिलहाल अभी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, क्या हाँ बारी बारी से काम कर, जैसे कि पहले x किया, x के साथ में y काम करता है इस तरह से। फिर पूछेगा क्या कि एक दिन y के साथ काम किया, एक दिन z के साथ काम किया, 2 दिन काम हुआ, मतलब एक राउंड में 2 दिन काम हो रहा है, एक बार y के साथ मिलके एक बार z के साथ मिलके।
ठीक है, तो डिवाइड तो 17 से होगा, क्योंकि ये वाला यहाँ पे आएगा ही, जोड़ेंगे तो लास्ट में 17 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में जो ये 1 डे आया ना, यहीं पे समाप्त हो जाएगा, खत्म काम। काम जो है यहीं खत्म हो जाएगा, यानी 7 दिन में खत्म हो जाएगा। फिलहाल उस तरह का जब क्वेश्चन आएगा, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल अभी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चलो ये बताओ, 12 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 90 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाई जानी है। यह देखते हुए कि एक पैक में 450 ईंटें हैं। एक पैक मतलब समझा कितना, जो दीवार का जो एक दीवार खड़ा करता है, तो एक लाइन खड़ा करता है वो एक पैक वो मान लो उसको, ठीक है। एक पूरा क्या मान लो, लाइन को एक पैक मान लो कि एक पैक में 450 ईंटा लगता है, ठीक है। प्रत्येक ईंट की विमाएं दिया हुआ है, प्रत्येक ईंट का जो डायमेंशन होता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी, वो दिया गया है, ठीक है। बोला है इसमें सीमेंट और रेत का मिश्रण दीवार के 1/18वें आयतन को घेरता है। अब ऐसी थोड़ी है कि दीवार खड़ा करेगा सिर्फ ईंटा खड़ा रख देगा, सीमेंट और बालू भी तो रहेगा, वो भी तो कुछ जगह घेरेगा, नहीं घेरेगा, तो वो कितना जगह घेरता है। तो बोला गया है कि दीवार का जितना मतलब डायमेंशन है, आयतन जितना है, वॉल्यूम जितना है, उसका 1/18वां भाग घेरता है, ठीक है। तो ईंटों के कितने पैक की आवश्यकता होगी, कितना पैक का जरूरत पड़ेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। देखो सबसे पहले 12 मीटर, देखो 12 मीटर, तो जरा सोचो यहां पे सब क्या है, सेंटीमीटर में है ना, तो सबको क्या कर दो, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1200 सेंटीमीटर में है, गुना 900 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया था 90 सेंटीमीटर, ठीक है। सबको जब गुना किए तो ये मेरा आयतन निकला किसका, दीवार का। लेकिन इसमें क्या है कि सीमेंट और बालू वाला तो मिक्स है ना, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो जितना आयतन इसका पूरा दीवार का इतना आयतन है, इसमें से 1/18 भाग क्या है, बालू और सीमेंट है, तो बाकी का 17 भाग क्या होगा, ईंटा वाला खाली होगा नहीं होगा। तो अगर इसका 17 भाग निकाल देती है, क्या है मेरा, खाली ईंटा वाला ना है, खाली ईंटा वाला निकल गया, सीमेंट हट गया पूरा, सीमेंट बालू। इसके बराबर अब क्या करेंगे, तो जरा सोचो, ये एक ईंटा का डायमेंशन दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर गुने 7.5 यानी कि 75/10, और यहां पे कितना है 7 सेंटीमीटर, ये एक ईंटा का है ना। मान लो कि इसमें n पैक लगता है, n पैक ईंटा लगता है, एक यहां पे n ईंटा नहीं बोल रहे हैं, n पैक बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जरा सोचो ईंटों के कितने पैक की आवश्यकता है। यहां पे n पैक अगर बोलते हैं, अच्छा छोड़ो अभी फिलहाल n मान के चलते हैं, पैक है कि क्या बाद में पता चल जाएगा अपने। 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। यहां से कट करते हैं, 18 × 90, ठीक है। 75 कट करते हैं, कितना बार में कटेगा, 15 × 75, क्या, अरे यहीं पे कटेगा ना, 15 से काट दो, 15 × 90, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, कितना हो गया, 12 × 6 = 72, 72 को 17 से गुना करो, तो 17 दूना 34 और 17 सत्ते 119, 119 और 3 122। एक मिनट, और भी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 2 0 यहाँ पे बचा हुआ है ना, 17 × 6 = 102, 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 और 12 × 1 = 12, वही आएगा 12 24 बटा में क्या आ रहा है 7। अच्छा इसका 0 छूटा हुआ है ना, बराबर n, ये निकलेगा। मान लेते हैं ये n ईंटा है, n ईंट, तो एक ईंट में एक पैक में कितना ईंटा लगता है, 950 ईंटा लगता है ना, तो n ईंटा लगा हुआ हमको। अच्छा देखो ये n जो है वो ईंटा है, ठीक है, पैक नहीं है। यहाँ पे मान लो n ईंटा लग रहा है,
ठीक है, n ईंट लग रहा है, तो n ईंट में यहाँ पे हमको निकालना है कि कितना पैक लगेगा, यही ना, पैक की संख्या निकालना है। अगर यहाँ पे 450 ईंटा, यहाँ पे n ईंटा है, 450 भागा देंगे तो पैक निकल जाएगा। अगर n को भागा दे देंगे, क्या हुआ, अच्छा उल्टा कर दिया ना, इधर भागा नहीं देना, इधर भागा देना है। पहले n का वैल्यू निकाल लें, कट रहा है 7 से, 7 से नहीं कटेगा, थोड़ा सा अटपटा वैल्यू आ गया है डाटा। सीमेंट और रेत के मिश्रण दीवार के 1/18वें आयतन को घेरता है, तो उसको हटा दिए, 17/18 कर दिए, 18 × 5 = 90 और 5 से काट दिए, 15 × 5 = 75 और 15 × 6 = 90, 10 से 10 कट गया, 12 × 6 = 72, 17 × 2 = 34, ठीक है 12 और यहाँ पे 3 0, ये सेंटीमीटर में आ रहा है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये एक ईंटा था तो n से गुना किया तो n ईंट का निकल गया, ठीक है, n ईंट का निकला। तो एक पैक में 450 ईंटा है तो n ईंटा निकल गया, यहाँ पे लगा हुआ है। तो पैक अगर निकालना है 450 से क्या करना होगा, भागा देना होगा। तो अगर हम इसको 450 से भागा दे दें, नंबर ऑफ पैक, चार 4 8 और 1 9, 9 × 5 = 45, 9 से कट करते हैं, 9 × 1 = 9, 3 9 × 3 = 27, बच गया यहाँ पे 5, 54, 9 × 6 = 54, 2 0, ठीक है 7 6, 63 नहीं कटेगा ना, 5 से काटते हैं, 5 3 5 दूनी 10 और 5 7 35, 5 दूनी 10, इतना आ रहा है ना, ठीक है 7 से भागा दे दो इसको, 7 3 21, 7 3 21, बचिए यहाँ पे कितना 6 62, तो फिर 7 से काट दो, 7 8 56, बचिए कितना यहाँ पे 6 बचा 60, 7 8 56, फिर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है बचे कितना 4 40, 7 5 35, ठीक है आगे और आते जाएगा, जो भी नंबर आएगा आएगा ना। तो हमको लिखना है निकट पूर्णांक में, तो राउंडिंग नंबर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना निकलेगा, ये आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। देखो समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोला गया है क्या कि इतना, मतलब डायमेंशन वाला क्या है, एक दीवार है आयतन वाला, इसमें क्या है दीवार बनाया गया है, कितना मीटर लंबा, 12 मीटर लंबा, 9 मीटर ऊंचा और 90 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है। उसमें कितना, मतलब बोला गया है कि एक पैक में 450 ईंटा लगता है, ठीक है। तो एक ईंट का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक ईंट का डायमेंशन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो बोला गया है क्या कि जब दीवार आखिर बनाएगा तो उसमें सीमेंट और क्या लगेगा, बालू भी लगेगा, तो उस वो कितना लगता है, तो टोटल यहाँ पे जब दीवार का जो वॉल्यूम होगा उसका 1/18 भाग, तो जब 1/18 भाग बालू और सीमेंट है तो उसको हटा देंगे, उसको अगर हटा देंगे, रेत या जो बोलो, वहां पे वहां रेत लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1/18 भाग हटाएंगे तो 17/18 भाग बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा, यानी कि ये इधर वाला सिर्फ ईंटा वाला निकल गया। एक ईंटा का वॉल्यूम इतना था तो n ईंटा मान लो अगर लगा हुआ है, पैक नहीं बोल रहे हैं, n ईंटा बोल रहे हैं, n ईंटा अगर लगाएंगे तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू इतना, यानी कि दीवार में टोटल कितना ईंट लगा हुआ है, इतना ईंट लगा हुआ है। लेकिन हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ पैक, तो नंबर ऑफ पैक, एक पैक में इतना ईंटा, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पैक निकल जाएगा। तो डिवाइड कर दिया, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 389, ठीक है। चलो नोट करो।
हो गया, आगे बढ़े, क्या हुआ, चलो जल्दी क्लिक करो, आगे बढ़े। निकिता को एक टेबल फैन 840 में बेचने पर 20% का लाभ होगा और एक दीवार घड़ी को 804 में बेचने पर 12% का लाभ होगा, 808 में बेचने पर 12% का लाभ होगा, ठीक है, सॉरी 1008 ना, 1008 में बेचने पर 12% का लाभ होगा। वह टेबल फैन को 980 में बेचती है, उससे दीवार घड़ी को किस न्यूनतम कीमत पर बेचना चाहिए ताकि दोनों सौदे को मिलाकर उसे कोई नुकसान ना हो, यानी कि फायदा हो जाए नहीं, नुकसान नहीं होना, मतलब सीपी में क्रय मूल्य में जितना खरीदा उतना आना चाहिए पैसा उसके पास, है ना, ताकि नुकसान नहीं होना चाहिए ना। तो जरा सोचो यहाँ पे कि 840 रुपया में क्या की है, बेची है, तो 20% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि दाम पहले क्या होगा, कम होगा, दाम पहले क्या होगा, कम होगा, तो कम वाला वैल्यू निकालने के लिए लेस फ्रैक्शन, याद है, नहीं देखा तुम लोग वीडियो अभी तक, यूट्यूब में डाला नहीं देखा तुम लोग वीडियो, परसेंटेज पढ़ा रहे हैं फ्री में पूरा, है ना, तो उसमें हम बताए हैं लेस फ्रैक्शन, मोर फ्रैक्शन, कम वाला वैल्यू निकालने के लिए क्या, हाँ पूरा बेसिक बताया है, अभी तक 2 क्लास अपलोड हो चुका है, आज तीसरा क्लास अपलोड होगा, ठीक है, इनक्रेडिबल एकेडमी, ठीक है। देखो लेस फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करें, देखो यहाँ पे ये इतना बेच रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यानी कि खरीदा हुआ कम में ना, इतना तो पता है ना कि कम में खरीदेंगे तभी प्रॉफिट हो रहा है, तो कम वाला वैल्यू निकालना, अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है यानी 120 बेचे होंगे, तो इनिशियल वैल्यू को लिखते हैं नीचे, यानी कि 120 का ना वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो कितना का वैल्यू है, 120 का, तो जितना का वैल्यू रहेगा ना उसको लिखना है नीचे, और जो निकालना है, हमको निकालना है सीपी, यानी कि 100 का वैल्यू निकालना है, तो ऊपर लिख लेंगे उसको, कट करेंगे, यहाँ पे कितना 5 और यहाँ पे 6 से इसको कट कर दो, 12 सत्ते 84, सॉरी ये 14 छक 84, तो कितना निकल गया, 14 पचे 70, 700 रुपया, ये जो निकला मेरा क्या निकला, सीपी निकला, क्रय मूल्य, ठीक है, किसका, फैन का, ये जो सीपी है ये किसका है, फैन का है, ठीक है। अब देखते हैं किसका, टेबल का, दीवार घड़ी का, इतना रुपया में बेची तो क्या हुआ, 12% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि खरीदे होंगे कितना में, 100 में, और बेचे होंगे 112 में, ठीक है, इसको कट करो, कितना होगा, किसे कटेगा, 14 8 112, और 4 से पहले काटते हैं, 4 1 दूनी 8, बच यहाँ पे कितना, 4 8 32, ठीक है, और इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 पचे 20, और 4 दूनी 8, इतना, और किसे कट रहा है, 4 पचे 20, अच्छा हो, ये होगा, और किसे कट रहा है, 2 से कटेगा ना, 8 से डायरेक्ट कट रहा था ना, फालतू में 4 से ये 8 से काटे, 4 से, 14 8 112, और 8 से इसको काट दो, 8 1 के 8, बच गया 2, 8 दूनी 16, बच गया 4, 8 6 48, और किसे कट रहा है, और किसे कटेगा, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे इसको, या इसको रहने 200 को, दो छक 12, 2 तिया 6, यानी कि 6300, फिर कट जाएगा ना, 7 9 63, यानी कि 900, तो यहां से निकला सीपी कितना, 900, अब जरा सोचो कितना बेचा होगा, 9 7 1600 में बेचा होगा, दोनों को ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया, ये खरीदा है 700 में और ये वाला खरीदा है 900 में, तो 1600, टोटल कितना खरीदा होगा, 1600 में खरीदा होगा। अब बोला गया है क्या चीज, ये टोटल सीपी है, ठीक है, ये टोटल का सीपी है, अब बेचा कितना में है, 980 रुपये में किसको बेच दिया, टेबल को,
तो अगर 1600 में सब खरीदा है दोनों, उसमें से 980 में एक ठो बेच दिया, तो बचा कितना? 620। मतलब कि अगर ये वाला 620 में बेच देगा तो उसको नुकसान नहीं होगा, जितना में खरीदा था उतना ही में बेच दिया है मतलब। ठीक है, तो ये आंसर होगा। चलो नोट करो जल्दी। आगे बढ़े। फलों की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च समान रहे? बताया था ना। कीमत 25%, मतलब पहले मान लो कीमत कितना था? 4 था, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, 1/4। कीमत पहले 4 यूनिट था, अब क्या हो गया? कीमत वृद्धि हो गया, मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो खपत में कमी कितना का हुआ कि खर्च समान रहे, तो कीमत में कितना कमी हो रहा है? 1 यूनिट का। तो डिक्रीज परसेंट निकालना है, कमी प्रतिशत निकालना है। डिक्रीज परसेंट, 1 का डिक्रीज हो रहा है किसमें? 5 में, गुने 100 मतलब 20%। ठीक है। आगे बढ़े। देखो, यहाँ पे किसी को समझ में हो सकता है बाद में नहीं आए, इधर से इधर आएंगे, समझना ये क्या है? मेरा मूल्य है। ठीक है। और जब इधर से इधर जाएंगे तो ये खपत हो जाएगा, यानी कि कंजम्पशन। ठीक है। मतलब मूल्य पहले बढ़ा तो खपत क्या होगा? कम होगा। अल्टर मतलब उल्टा चलता है जस्ट। ठीक है, ऑपोजिट। क्योंकि क्या है, खर्चा तो सेम है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे मूल्य गुने खपत यानी कंजम्पशन इक्वल्स टू खर्च जितना एक्सपेंडिचर है ना। प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो जरा सोचो, यहाँ पे खर्चा हमको सेम रखना है, तो इसको बढ़ाएंगे तो इसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाएंगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट चलेगा। तो जब भी ये बराबर रहेगा ना या सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये एक दूसरे का क्या होता है? ऑपोजिट होता है, यानी कि उल्टा। यानी बोल सकते हैं मूल्य जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? खपत का। तो यही ट्रिक है, इसी को याद रखना है कि जब खर्चा समान रहेगा तो मूल्य क्या होता है? खपत का उल्टा होता है, इसीलिए उल्टा किए थे यहाँ पे। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जल्दी बनाओ, इसमें बताने का जरूरत ही नहीं है। तब देखने से पता चल रहा है क्या है ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर। कंफर्म है? तुम बोल रहा नहीं, क्यों? 2ab नहीं है, देखो यहाँ पे 5.5 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस इसको 2 इंटू 5.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई कर देखो तो नहीं आएगा? 16.5। डेढ़ दूना कितना? 3 हो जाएगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16। नहीं आ रहा है? आ तो रहा है। और यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या चीज का वैल्यू होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो क्या करेंगे? हमको डायरेक्ट पता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a कितना है? 5.5 माइनस b कितना है? 1.5। इसका स्क्वायर करो, कितना करेंगे? 4 का स्क्वायर 16। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है जिसका आधार यानी कि बेस दिया हुआ है कितना? बेस का जो एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है।
वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। पहले देखो बेस में क्या होता है, सिलेंडर का बेस में क्या होता है, सर्कल होता है ना, वृत्त होता है कि नहीं होता है। तो सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर ये होता है। और अगर सिलेंडर का वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो बस इसी में क्या करना है, एच को मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे क्या करेंगे 40, और हाइट दिया हुआ है कितना 9, 9 चौके 36 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बढ़े। एक कार यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। ठीक है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चल रहा है, तो उसको टाइम कितना लगता है उतना दूर जाने में, 5 घंटा का समय लगता है। तो बोला है कि 2.5 घंटा में जाना है उसको, तो कितना स्पीड से जाएगा, अगर 2.5 घंटा में उसको वहां पहुंचना है वही दूरी को, तो कितना दिन चलेगा, जस्ट ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट। जब डिस्टेंस सेम रहेगा, याद रख लो, जब डिस्टेंस सेम यानी कि कांस्टेंट रहता है, तो डायरेक्ट याद रखना कि स्पीड जो है वो टाइम का उल्टा, या फिर बोल सकते हैं टाइम जो है वो स्पीड का उल्टा होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जरा सोचो, टाइम का जो रेशियो है, एक तरफ टाइम लिखो एक तरफ स्पीड लिखो, टाइम का जो रेशियो है वो पहले 5 था, अब कितना हो गया, 2.5 हो गया। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा चलेगा, ये कितना होगा, स्पीड इतना हो जाएगा, उल्टा इसका होगा कि नहीं होगा। तो पहले स्पीड कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर, इसी का यहां डबल हुआ है तो इसका भी तो डबल हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। वो याद रखना है ना, डिस्टेंस सेम रहेगा तो स्पीड टाइम का उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 7200 रुपए उधार लिए, 3 वर्ष की अवधि के बाद राशि 9576 हो जाएगी, ब्याज की दर क्या है, रेट निकालना है। ठीक है, सलीम जो है सिंपल इंटरेस्ट में क्या लेता है, एक राशि क्या लेता है, उधार लेता है, कितना, तो 7200 रुपया। 3 साल के लिए उधार लिया, 3 साल के बाद कि उसको देना कितना पड़ता है, तो 9576 रुपया। ठीक है, तो रेट कितना है ये पूछा है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100/PT, यही ना होता है फॉर्मूला रेट का। SI कितना मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो जरा सोचो, उधार लिया था इतना और दिया है कितना, इतना रुपया, तो कितना रुपया इंटरेस्ट दे रहा है, तो यहाँ पे 76 और यहाँ पे 376, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2376 रुपया दे रहा है, 2376 गुने 100, प्रिंसिपल कितना है 7200, गुने टाइम कितना साल के लिए, 3 साल के लिए ना, 3 से गुना करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो यहां से खत्म, 9 8 72, उसके बाद 9 दूनी 18, 5 9 6 54, 3 9 चौके 36, 8 से कट करो, 8 तिया 24 और 8 तिया 24, 3 से कट करो, 11 बार में 11% रेट निकलेगा। हो गया। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF दिया हुआ है कितना 6, तो निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता है, मतलब HCF 6 दिया हुआ है, तो बोला है इनमें से कौन सा LCM कभी भी नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, 56। क्यों, डायरेक्ट याद रखना कि LCM जो है, LCM जो है वो HCF का क्या होता है, मल्टीपल होता है। LCM जो है, LCM HCF का मल्टीपल होता है। ठीक है, मल्टीपल होता है। तो अगर LCM HCF का मल्टीपल है, तो HCF अगर 6 है तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना।
तो ये 6 का मल्टीपल देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो आंसर टिक कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, वैसा थोड़ी रहेगा, तो फिर पूछेगा ही नहीं। वो बुर्बक है क्या? जो क्वेश्चन सेट करता है वो बुर्बक रहता है क्या? है, वो भी पढ़ाया हुआ रहता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। 0.51345 के ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, कंफर्म यही होगा। देखो, जब भी रेकरिंग रहेगा, देखो जब भी रेकरिंग रहेगा तो रेकरिंग जितना नंबर में लिखा, जितना नंबर वहां लिखा हुआ है ना, पॉइंट को हटा दो, जीरो को आगे तरफ हटा दो, और जितना नंबर लिखा हुआ है सबको यहां पे लिख दो। लिख दिए। जितना में रेकरिंग नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर दो, 51 माइनस हो गया। डिवाइड करो, जितना में रेकरिंग उतना 9 लिखो। ठीक है, और जिसमें रेकरिंग नहीं है उतना 0 लगा दो। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5124 और नीचे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, 22, 38, 31, 55 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x + 5 और 3x - 2 के बीच मध्यानुपात क्या होगा, मतलब मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? ठीक है, तो देखो ये जो 4 नंबर है ना, इसमें अगर x घटाएंगे तो ये क्या होता है? प्रोपोर्शन बन जाता है। ठीक है, यानी कि मान लो 22 में x घटाएं और 38 में x घटाएंगे तो ये बराबर होगा 31 में x घटाएंगे और 35 में x घटाएंगे, 55 है। तो ये प्रोपोर्शन में होगा, तो यहां से पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे x का वैल्यू? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 और 55, मतलब 55 गुना 110, 110 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 0, 1, 1 और 1 2 और 1 कितना होगा? होगा। और माइनस में कितना हो जाएगा? 55x और 22x कितना हो जाएगा? 77x होगा। कंफर्म? कितना होगा जल्दी बोलो। माइनस में 55x और माइनस में 22x तो दोनों जुटेगा। साइन अलग रहता तो क्या होता? घट जाता। साइन सेम ना है। और यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। एक लाइन में करना है जो भी करना है, या बता दे पूरा? एक लाइन में नहीं होगा। समझ आ गया? देखो लिख दे रहे हैं एक बार, नहीं तो फिर तुम लोग बोलेगा सर समझ में नहीं आया। देखो इसको इधर मल्टीप्लाई, एकदम पूरा स्टेप लिख देते हैं। 22 माइनस एक्स और 55 माइनस एक्स, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 माइनस एक्स और 38 माइनस एक्स। ये वाला जो टर्म है इन लोग दोनों से गुना करो, ये वाला टर्म को इन लोग दोनों से गुना करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 121। इसको जब इससे गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको जब इससे गुना करेंगे तो -22x, और इसको जब इससे गुना करेंगे -55x, दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 77x। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 31 का स्क्वायर यानी कि, अच्छा ऐसे ही करते हैं, 8 है 8 और 8 तिया 24 और 3, 24 3 27, 27 का 7 हाथ में 2, 3 तिया 9 2 11, माइनस कितना हो जाएगा? 31 और 38, 30 30 60, 69x, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर खत्म। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x प्लस में ये वाला इधर आ जाएगा ना, और इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में, माइनस में आ रहा है 121। कौन वाला इधर आएगा? अच्छा ये वाला इधर जा रहा है, ये इधर आएगा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 10 में 8 जाएगा तो 2 बच गया, यहाँ पे कितना? 10 में 7 जाएगा 3 बच गया, यहाँ पे कितना? 1 में 1 जाएगा 0, मतलब 32, 8 चौके 32। तो x का वैल्यू 4 निकला। तो हमको क्या निकालना है? मीन प्रपोर्शन।
मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट ए बी होता है। तो ए कितना है ये वाला और बी कितना है ये वाला। तो अगर 4 यहाँ रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 बचे, यहाँ पे लिख देते हैं अलग से, ठीक है। तो 4 5 4 9 और 3x माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 में 2 हटाएंगे 10, ये होगा। तो 9 गुने 10 यानी कि कितना हो जाएगा 3√10, ये वाला। यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट रुक जा। ठीक है, चलो नोट कर लो, ये आंसर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। बोला यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में 5 जोड़ा जाए तो यह 1/3 हो जाता है। फिर मूल भिन्न में अंश में से 2 घटाया जाए और 2 जोड़ा जाए तो ये 1/5 हो जाता है। देखो एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 जोड़ते हैं, 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 5 ऐड करते हैं तो ये रेशियो जो है 1/3 हो जाता है, ठीक है। फिर बोला है कि उसी फ्रैक्शन में अगर 2 माइनस कर दें और एक बार फिर क्या न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में फिर 2 ऐड कर देंगे तो वो 1/5 बन जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, 2 इक्वेशन बना लेते हैं। अगर मान लो फ्रैक्शन कितना है, x और y है, ये एक फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर में क्या किए, 1 ऐड किए और 5 क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट, जोड़ने बोला भी हमें, तो प्लस क्या कर देंगे 5, तो ये कितना बन जाता है 1/3। तो यहां जब सॉल्व करेंगे तो 3x + 3 और यहाँ 5y प्लस y + 5, तो कितना हो जाएगा 3x - y = 2। ये निकला एक इक्वेशन, ये एक निकला। दूसरा निकालते हैं। बोला गया फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में अगर 2 माइनस करें और 2 ऐड कर दें तो ये 1/5 बन जाता है, यानी कि ये 5x - 10 और y + 2, तो कितना हो जाएगा 5x - y = 12। ये इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लो बड़ा में छोटा को माइनस करते हैं, ठीक है, ताकि माइनस में ना आए। देखो क्या किए हैं, 2 में 1 को क्या कर दिए हैं, माइनस किए हैं, ठीक है। 2 में 1 को माइनस किए हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे साइन चेंज ना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये y से y कट गया, ठीक है। तो बचा कितना 2x और यहाँ पे कितना बचा 10, तो x का वैल्यू कितना 5। अगर x का वैल्यू 5 निकला है तो y का वैल्यू कहीं भी पुट करके निकाल लो। तो अगर 5 यहाँ रखेंगे तो 5 तिया कितना 15, 15 निकालेंगे तो ये y इधर 2 इधर यानी कि 13, y का वैल्यू कितना निकला 13। तो क्या बोला है, फ्रैक्शन का सम, दोनों को सम कर दो तो 18 हो जाएगा, ठीक है। किसी कोई डाउट है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। 6,450 रुपए के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो बताएं प्रत्येक किस्त कितना का है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पहले कभी पढ़ा है इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन? नहीं, कभी नहीं। देखो जब हम उधार लेते हैं, बोलते जैसे सिंपल इंटरेस्ट का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी अलग रहेगा किस्त वाला, दोनों क्वेश्चन अभी लिए हैं, ठीक है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट अभी नहीं पढ़े, अभी सिंपल इंटरेस्ट बता रहे हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट में मान लो कोई हम राशि उधार लिए, ठीक है, कोई अमाउंट लिए तो उसको इंस्टॉलमेंट में देना है पैसा, ठीक है। तो एक्चुअल में जरा सोचो, उधार इतना नहीं लिए हैं, इतना रुपया हमको देना है, समझ में आया? उधार हम इतना नहीं लिए हैं, इससे कम उधार लिए हैं, हमको 4 किस्त में इतना रुपया देना है, 4 किस्त में इतना रुपया क्या करना, चुकाना है,
ठीक है, और रेट दिया हुआ है 5%। तो जरा सोचो, इसको एकदम शॉर्ट तरीका से बताते हैं। 4 किस्त देना है, 1 2 3 4, ठीक है ना। पहला किस्त 100 का, ये भी 100 का, क्योंकि सब बराबर बोला है ना, 4 बराबर किस्त में देना है, सबको 100 100 100 मान लो, ठीक है। अब जरा सोचो, हम क्या करते हैं, हमको पहला किस्त यहां देना है, हम क्या बोलते हैं ना कि ये किस्त जो है हम यहां नहीं देंगे और बोल देंगे क्या कि इसको हम लास्ट में देंगे। हम बोल देंगे किस्त हम नहीं देंगे, हम सबसे लास्ट में देंगे इसको। तो लेने जिससे हम उधार लिए वो क्या बोलेगा, चलो ठीक है मान लिए, अब 3 साल इसको रखें ना अपने पास पैसा, तो उसमें ब्याज देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, तो बोलेगा ठीक है रख लो, हम ब्याज ले लेंगे 3 साल का, ठीक है। तो अगर ये वाला पैसा यहां पे देगा तो 3 साल तक रखा कि नहीं रखा, या इधर से देखो, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, पहले यहां से देखते हैं। ये वाला पैसा 1 साल के लिए रखा है, क्योंकि यहां पे 1 साल, यहां भी 1 साल, यहां भी 1 साल, 3 साल हो गए टोटल, और ये तो चौथा साल डायरेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। पहला साल दिया, 1 साल के बाद ये दिया, 1 साल के बाद ये दिया, 1 साल के बाद इसको देगा, 4 साल हो जाएगा पूरा। तो अगर ये पैसा बोलेगा हम यहां नहीं देके यहां देंगे, बोल देगा कि हम यहां नहीं देके लास्ट में देंगे, क्या बोलेगा ठीक है रख लो, लेकिन 1 साल का ब्याज लग जाएगा ना तुमको। तो 1 साल का ब्याज देगा 5% के रेट से, तो 105 रुपये देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। अब देना तो 100 रुपया था, लेकिन अगर पैसा को रख लेंगे तो कितना देना पड़ेगा, 105 रुपया। इसको अगर रख लेंगे तो कितना देना पड़ेगा, 5% के रेट से, ये 1 साल के लिए ना, तो यहाँ पे हमको 2 साल के लिए देना पड़ेगा, 1 साल और 1 साल 2 साल, तो 10% देना होगा, 5 दूनी 10, यानी कि 110 रुपये देना पड़ेगा हमको। इसको भी अगर रख लेंगे 5% के रेट से, 3 साल के लिए रखे हैं, तो हमको 15 देना पड़ेगा। सबको ऐड करो, कितना हो रहा है 400, और इधर कितना 20 30, 430 रुपया। क्वेश्चन में देना कितना था, इतना रुपया, ठीक है। तो 0 से 0 ये कट जाएगा, 43 से देखो कितना कट रहा है, 3 5 से, या 3 5 15, 3 चौ 15 या 45, 15 चौक 60, 15 से कटेगा ना, 15 से कट रहा है, ठीक है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 15। तो हमको कितना पूछा गया है, किस्त कितना का, किस्त कितना का है 100 का ना, तो 1500 का किस्त है मेरा, 1500 रुपया का किस्त है, ठीक है। देखो एक्चुअल क्वेश्चन समझो क्या बोला है कि इतना रुपया हमको 4 किस्त, मतलब इतना रुपया के धन को 5% के साधारण ब्याज के वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, तो बताएं प्रत्येक किस्त कितना का है। मतलब कि 100 रुपया का कुछ किस्त बना हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको एक बार में देंगे तो हमको इतना देना पड़ेगा। किस्त को अगर एक बार में देंगे तो हमको लास्ट में इतना देना पड़ेगा। तो वही वाला क्या किए, हम एक बार में दिए हैं, तो एक बार में कितना दे रहे हैं, इतना रुपये दे रहे हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसमें लेंदी समझना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। प्रिंसिपल नहीं, 1 यूनिट का वैल्यू है, हाँ 1500, ये प्रिंसिपल नहीं किस्त है। जो किस्त जितना देता है ना महीना महीना में, मतलब फिक्स रहता है ना कि हमको इतना किस्त भरना, गाड़ी लेता है कि नहीं लेता है, तो गाड़ी में किस्त भरता है ना, तो प्रत्येक किस्त कितना कितना का देंगे वो पूछा गया है, प्रिंसिपल नहीं पूछा। प्रिंसिपल जो है वो क्या होगा, इतना से कम होगा, इतना रुपया प्रिंसिपल नहीं होगा, कुछ कम होगा, ठीक है। वो नहीं पूछता एग्जाम में, एग्जाम ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। ये इतना रुपया उधार की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है। यदि ब्याज की दर वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। तो ये वाला बनेगा दूसरा तरह से, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन अलग बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग तरह से बनेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो 10% रेट है, यानी कि 1/10, ठीक है। तो इसमें याद क्या रखना है, देखो यहां पे एक फॉर्मूला याद रखना किस्त के लिए। अच्छा वो किस्त छोड़ो, अभी डायरेक्ट बता रहे, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला खैर ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो डायरेक्ट याद रखना कि मान लो 10 रुपया उधार लिए हैं, 1 साल के बाद हमको कितना देना पड़ेगा, तो एक ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब 11 रुपया देना पड़ेगा,
ठीक है, ये मान लो। जब दूसरा साल का बात करेंगे ना तो इसका स्क्वायर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्क्वायर। क्यों होगा जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, फिलहाल अभी इतना याद रखो। 2 साल का बोलेगा तो यहाँ पे क्या कर दिया स्क्वायर, 3 साल बोलेंगे तो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, है ना। अब देखो तो 100 रुपया अगर उधार लिए हैं तो कितना देना पड़ेगा हमको, 121, इधर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 साल बोला है तो 2 साल बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमको बोला गया किस्त बराबर है। क्या किस्त बराबर दिख रहा है? इधर तुम्हारा प्रिंसिपल है, इधर इंस्टॉलमेंट है, किस्त है। ठीक है, क्या इंस्टॉलमेंट बराबर दिख रहा है? तो इसको 11 से गुना कर दो, तो इधर भी 11 से गुना, ये कितना बन जाएगा, 110। तो इधर जोड़ेंगे 110 और 100, 210। मतलब टोटल हम 210 रुपये उधार लिए थे और 2 साल में हमको कितना देना था, 121 और 121 कितना, 242। तो खैर इससे कोई मतलब नहीं है, ये 242 से कोई मतलब नहीं है हमको। क्या बोला गया है कि इतना रुपए का राशि है, मतलब प्रिंसिपल टोटल कितना है, 4620 रुपया, यानी कि 210 का वैल्यू कितना है, 4620। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया है कि प्रत्येक किस्त कितना का है, तो किस्त 121 का ना है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो प्रत्येक किस्त कितना का है, 121 का। तो 21 यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 21 से काट दो, कितना बार में कटेगा, 21 दूना 42 और फिर 21 दूना 42, 22 बार में कटेगा, है ना। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 22, तो इसको क्या कर दो, 22 से गुना कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 22 1 22, 22 दूना 44 और 2 46, 22 1 22 और 4 26। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। चलो नोट कर लो। क्या हुआ, करेंगे। ठीक है, चलो तो आज का क्लास जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल फिर मिलेंगे क्या 20 क्वेश्चन के साथ। ठीक है।